नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव बिहारी में और आज यहां परम धाम के संचालक और क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी पहुंचे तो हजारों लोगों की उनके भक्तों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ी और गुरुजी ने आह्वान किया जाति के नाश का और नशे के नाश का। पिछले कुछ समय पहले, कुछ साल पहले चंद्रमोहन जी ने एक बड़ा संगठन भी बनाया था किसानों की और मजदूरों के हकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। और आज की जो वर्तमान राजनीति है उसमें जिस तरीके से जाति और धर्म का जहर घोला जा रहा है, तो चंद्रमोहन जी की उस पर क्या राय है वो सारी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप सबसे पहले कह रहे हैं जाति का नाश हो और नशे का नाश हो, क्यों ये उद्घोष आपने दिया है? हम ये मानते हैं कि फसल और नस्ल ये दोनों जो हैं एक किसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन फसल तो हम फिर दोबारा अगर बिगड़ गई ठीक कर सकते हैं, लेकिन नस्ल पे ज़्यादा खतरा है। अगर हमने अपनी नस्ल को बचा लिया तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमने विजय प्राप्त कर ली। आज हमारी नस्ल पे खतरा है, हमारी नस्ल को नशे में डुबाने की साजिश है और नशे में डुबाने की और जाति के जहर उसके अंदर भरने की। ये दो खतरनाक खतरे हैं हमारी नस्ल पर। तो इसी का हम अभियान चलाते हैं। हमने 2020 में हिंद मजदूर किसान समिति नाम से एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया था, इसी उद्देश्य से कि फसल से पहले नस्ल बचाओ। ये हमारा मूल उद्घोष है कि हम नस्ल को किस तरह बचाएं, क्योंकि हमने कई चीज़ें देखी हैं। जब हम पहली बार इधर क्षेत्र में आए थे तो मोरना से हम सुकरताल की तरफ जा रहे थे पैदल, तो लाहबाज गांव पड़ता। लाहबाज से पहले कुछ लड़के वहाँ नशा कर रहे थे। हमने पूछा ये सब लोग 5-6 लड़के क्यों बैठे हैं? नौका जी वो नशा कर रहे हैं वे। मैंने कहा क्या क्या इनके बारे में बताओ? नौका जी इन्होंने नशे के चक्कर में सारी ज़मीन बेच दी अपनी। फसल तभी तो करेंगे हम जब ज़मीन रहेगी हमारे पास। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी हमारे पास तो फसल कहाँ करेंगे हम? इसलिए नस्ल बचेगी, ज़मीन बचेगी, ज़मीन बचेगी, फसल बचेगी। तो सबसे पहला काम है नस्ल बचाना। ये जो जाति का नाश आपने उद्घोष दिया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि भाई हर समाज अपनी जाति की तरफ भागा जा रहा है और जातिगत हिसाब से संगठन भी अस्तित्व में आ रहे हैं और राजनीतिक जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो भी जातियों को ध्यान में केंद्रित करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टिकट भी दे रही है तो किस विधानसभा क्षेत्र में, किस लोकसभा क्षेत्र में कौन सी जाति प्रभावी है, किस जाति को टिकट देने से समीकरण क्या होंगे। तो जब राजनीति में भी जाति घुस गई, आप कैसे मान लो जाति का नाश जो आप कह रहे हैं कि समाज एक हो, कैसे संभव है आज के दौर में? क्रांतिकारियों ने जो यातना और बलिदान दिया ना, ये सोच के उनका सपना क्या था, जब देश आज़ाद हो, यहाँ जाति मुक्त हो, जातिगत भेदभाव ना हो, जाति मुक्त हो। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ इसका नाश का, अंग्रेज़ों को पता था हमने जाना है, अंग्रेज़ों ने यहाँ ऐसे जाति का बीज बोया। जिस समय शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको फांसी हुई 1931, तो उनके डर से, क्रांतिकारियों के डर से अंग्रेज़ों ने पहली जातिगत जनगणना लागू की थी। अंग्रेज ये समझते थे कि अगर हिंदुस्तानियों को जाति में बांट दिया तो यहाँ मुट्ठी भर लोग ही संपन्न और सुरक्षित होंगे, बाकी आम जनता ज्यों की त्यों रहेगी, गरीब, शोषण में, भय, भूख, भ्रष्टाचार में रहेगी। ये बोया हुआ बीज अंग्रेज़ों का है। फिर भ्रष्ट राजनीति ने इसको पाला पोसा, इतना भयंकर कर दिया। अब जाति के नाम पर द्वेष, घृणा, आपस में लगाव, वो प्रेम नहीं रहा और इसको अपनी गद्दी के लिए, अपनी पावर के लिए भ्रष्ट राजनीति इसका प्रयोग कर रही है। हम जनता को जागना पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई। जनता से नेता हैं, नेता से जनता नहीं है, जनता से नेता हैं। अगर जनता जागरूक हो गई, नेता तो एकदम रुख बदल देंगे अपना। बस जनता को जागरूक करना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज आपने अपने मन से ये भी कहा कि भाई रामायण जहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, सिर्फ वहीं तक वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके बाद जो उत्तरकांड लिखा गया वो अलग मकसद से लिखा गया। अगर गहराई से भगवान वाल्मीकि जी की जो रचना है रामायण, उसको गहराई से पढ़ना, गहराई से देखना,
जहाँ लिखा उन्होंने अथ रामायण, मतलब मैं रामायण की इस कथा की समाप्ति करता हूँ, तो वो समाप्ति हो गई। उसके बाद फिर जो उत्तर रामायण कहा जो है, तो साफ दिखता है कि वो भगवान वाल्मीकि की रचना नहीं है। अगर हम पढ़ें तो स्पष्ट, हमें भी स्पष्ट हो जाएगा ये उनकी रचना नहीं है। इसलिए उत्तर जो हिस्सा है, उत्तरकांड का हिस्सा है, वो भगवान वाल्मीकि की रचना नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई जाति व्यवस्था थी नहीं, और उसका उदाहरण आपने दिया भाई शूद्र किसे माना गया, वो भी आपने विस्तार से बताया। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उन्हें भी बताएं कि भाई शूद्र कौन है। आपने कहा भाई जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। हमारे यहाँ वेद का एक श्लोक है, सबने सुना होगा कि ब्राह्मणों मुखमा आसित, की परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और कमर से नीचे शूद्र पैदा हुआ है। जितने भी हम मनुष्य हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है? कमर से नीचे है। इसलिए मनु महाराज ने स्पष्ट कहा कि जन्मना जायेत शूद्रः, कि जन्म से सब शूद्र हैं, जन्म से सब शूद्र हैं। स्पष्ट है ये अगर ग्रंथ खोलेंगे, चाहे और भी ग्रंथों में, स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है, मनुस्मृति में इसकी चर्चा है कि जन्म से सब मनुष्य शूद्र हैं। वैश्य बनना पड़ता है, अक्षत्रिय बनना पड़ता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण पद है, उस पद को प्राप्त करना पड़ता है। जन्म से तो हम सब शूद्र हैं, स्पष्ट हमारे ग्रंथों में है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले एक विवाद छिड़ा जब एक यादव कथावाचक के साथ एक घटना हुई, और आपने कहा भाई संस्कार कोई हो या कोई भी कथा हो या इस तरह की चीज़ें हो तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जाति विशेष से कराने की कोई बाध्यता नहीं है। तो जो विवाद छिड़ा था, क्या कहना चाहेंगे उस विवाद को? वो 100% राजनीतिक स्टंट, स्टंट होते स्टंट, ये सब राजनीतिक स्टंट था, प्री प्लान था कि इस तरह से इसको ऐसे किया जाए। ये सब राजनीतिक स्टंट है। नहीं तो जो हमारे ग्रंथों में भगवान वेद व्यास, आज की भाषा में भगवान वेद व्यास जी को क्या मानोगे? आज की भाषा में एससी, भगवान वेद व्यास, भगवान वाल्मीकि आज की भाषा में एससी। वे रामचरितमानस, रामायण लिख रहे हैं, रामायण का ही हिंदी अनुवाद क्या है? रामचरितमानस। जो कह रहे हैं कि केवल एक ही जाति करेगी पूजा पाठ, तो फिर रामायण क्यों पढ़ रहे हो? फिर मत पढ़ो रामायण, मत पढ़ो भगवत गीता। भगवत गीता भी किसका खंड है? महाभारत का खंड है। अब महाभारत किसने लिखी? भगवान वेद व्यास जी ने। मत पढ़ो फिर भगवत गीता। तो इसलिए ये सब राजनीतिक स्टंट है, ये राजनेताओं के ही हैं हथगन, ऐसे कुछ नहीं है। पिछले दिनों अनुरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई जो महिला, जो स्त्री 4 जगह पहले ही संबंध बना चुकी हो, किसी का घर नहीं बसा सकती, और इस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। आप क्या मानते हैं? जो संत होते हैं ना, वे बच्चे के समान हैं, उनको नहीं पता, वो बताना कुछ और चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है। कबीरदास जी की वाणी सुनना कभी, कबीरदास जी ने तो ऐसे ऐसी बात कही है कि वो संत हैं, सरल हैं, कह दिया उन्होंने। मतलब समाज को किस रास्ते पे ले जाना है, सही रास्ते पे ले जाना है, उनके कहने का ढंग है। बेचारे संत माने बच्चा। अब बच्चा जो है बच्चे की तरह कोमल है, निर्मल है। उन्होंने कहा कि समाज सुधरे, कि भाई चरित्रवान हो, वो महिला पुरुष दोनों के लिए कि चरित्रवान होना चाहिए। हमारी संस्कृति है कि जी विवाह से पहले कई संबंध हो गए, तो क्या वास्तव में हम अपनी अंतरात्मा से पूछें क्या ये ठीक है? क्या कोई पुरुष ऐसे से विवाह करेगा जिसके पहले कई संबंध हों, या कोई महिला, कोई लड़की ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जिसके पहले से कई संबंध हो? नहीं करेगी। वो संत हैं, सरल हैं, उनको ऐसा बात घुमाना, बात बनाना नहीं आता। बेचारों ने सीधे सीधे कह दी, ठीक है ना। जो ये आप जाति व्यवस्था का नाश करने की बात कर रहे हैं, अगर इसका राजनीतिक पहलू हम देखें, एक सामान्य धारणा है कि जब भी खासतौर पे, जितना मैं आपकी बातों से समझा कि भाई आप सिर्फ हिंदुत्व से जुड़े लोगों को एकजुट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जाति व्यवस्था का नाश हो, और जब हिंदू एकजुट होता है तो माना जाता है कि भाई राजनीतिक माहौल बनता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो जब आप इस बात को कह रहे हैं तो कल कहा जाएगा कि साहब आप तो छिपे तौर पे बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं, नेताओं के अंदर ये भैले, फिर कोई और भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए हिंदुओं की पक्ष में रखने वाली और भी कोई पार्टी आए। यही तो हम चाहते हैं कि हिंदुओं के पक्ष में बात रखने वाली, क्योंकि ये बात है केवल हिंदू का पक्ष हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अगर हिंदू यहाँ
बहुसंख्यक है, संविधान सुरक्षित है। हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक हुआ, कमज़ोर हुआ, संविधान सुरक्षित नहीं होगा। हम यहाँ खुलेआम नहीं घूम सकते, महिलाएं खुलेआम नहीं घूम सकती, पुरुष आज़ादी के साथ अपने विचार नहीं रख सकता। पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो। हिंदू है तो यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, यहाँ यहूदी सुरक्षित है, यहाँ ईसाई सुरक्षित है, यहाँ सब सुरक्षित हैं। जब हिंदू बहुसंख्यक है और मजबूत है, मुसलमान का भी अगर शोषण होगा तो उसको न्याय मिलेगा, अगर ईसाई का शोषण होगा उसे न्याय मिलेगा। बांग्लादेश में बेचारे संत जेल में फंसे हुए हैं, उनके लिए खड़ा हुआ एक वकील को मार दिया। सुना होगा घटना भी, बांग्लादेश में बेचारे संत हैं, 4 एक संत हैं जेल में हैं, उनको वकील नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ आतंकवादी को भी वकील मिल जाता है। क्यों? हिंदू बहुसंख्यक है। अगर यहाँ सुशासन चाहिए तो हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा, बहुसंख्यक रहना पड़ेगा, तब मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब खुशहाल। ठीक। आपने एक और बात कही कि भाई नेता तो शादियाँ भी दूसरी जातियों में कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का जहर घोल के लाभ उठा रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता का। जनता को यही तो समझना पड़ेगा कि जिन नेताओं के पीछे हम लगे हैं अंधे बन के जाति के नाम पर, उनका खुद का जाति के विषय में क्या सोच है, ये तो सोचना पड़ेगा ना जनता को। इसलिए मैं कहता हूँ जाति का लाभ केवल नेताओं को होता है, जनता को नहीं होता। हमने तो आपस में रहना है, एक गांव में रहना है। यहाँ SC हैं, OBC हैं, जनरल हैं, एक दूसरे का काम आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम आते। काम तो हमारे पड़ोसी आएंगे, ये नेता काम आएंगे हमारे। देख लो नेताओं की शादी विवाह संबंध किसके हैं, जाति नहीं मानते हुए। और गुप्त तौर पर सब जाति के नेता मित्र हैं आपस में, ऐसे मित्र नहीं जैसे बोलते क्या, गहरे घनिष्ठ मित्रता है इनके अंदर चुपचाप। और हम क्या कर लेते हैं, हम आपस में दुश्मनी नफरत पैदा करते हैं। एक और विषय आपने उठाया कुछ साल पहले, और बड़ी महापंचायत भी की, GIC ग्राउंड उसका गवाह बना। आपने बड़ी महापंचायत की किसानों के हक में, मजदूरों के हक में। उसके बाद चंद्रमोहन जी ने दोबारा ऐसा कोई बड़ा आयोजन नहीं किया या उस तरीके से किसानों की आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। आज किसान की, मजदूर वर्ग की क्या हालत आप मानते हैं, और क्या ज़रूरत महसूस नहीं करते आप कि आज किसान की हक की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद तरीके से उठाने की ज़रूरत है? किसानों की मूल, फिर मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, किसानों को मजबूत करना है, उनकी नस्ल पर काम करना होगा जी जान से। ये पंचायत वगैरह, इससे किसानों की नस्ल मजबूत करने का एक जागृति का माध्यम हो सकता है। मैदानी भूमि से जुड़कर किसानों की नस्ल को बचाना मूल उद्देश्य है। फसल को तो हम बचा लेंगे, फसल को बचाने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी मेहनत लग रही है किसानों की नस्ल बचाने में। तो पूरी जी जान हम लगाते हैं किसानों की नस्ल। हमारे लिए फसल से पहले नस्ल है, नहीं, ये हमारी सोच है। हम लगे हुए हैं, हमारे सहयोगी, हम लोग सब इसमें लगे हुए हैं। उस महापंचायत में आपकी कई हुई बातें मेरे आज तक याद है। आपने कहा भाई पेट्रोल पे टैक्स लो, खूब लो, लेकिन सड़क भी बेहतरीन हो। आपने बहुत सारे विषय उठाए थे, और जब सुने मैंने, मुझे लगा गुरुजी अब कुछ दूसरे ही अवतार में नजर आएंगे। क्यों, मतलब आप फिर अध्यात्म की तरफ चले गए, जो समाज के में एक जो दबा कुचला वर्ग है, वो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कमेरा हो, उसकी आवाज़ उठाने की जो मुहिम आपने शुरू की थी, आप ऐसा लग रहा कि जैसे रास्ता कुछ आपने दूसरा पकड़। मूल तो हमारे दिल दिमाग में किसान, हमने कहा था किसान जो है ना, जैसे शरीर में श्वास जरूरी है, इसी तरह देश के लिए किसान जरूरी है। तो मूल तो 25 साल से हमारा टारगेट था कि किसान की नस्ल को बचाओ, किसी तरह नस्ल को बचाओ। हमने कहा रोड चलो, रोड गवर्नमेंट ने दी, पेट्रोल महंगा हुआ, रोड दे दी। चलो 10 घंटे बिजली दे दी जंगल में, ट्यूबवेल माफ़ कर दिया। इससे हम थोड़ा संतुष्ट हुए गवर्नमेंट के काम से कि अब 10 घंटे बिजली आ रही है गांव में, खेतों में, और घरों में आ रही है 18 घंटे। ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो गया, ट्यूबवेल का बिल नहीं आता अब, क्योंकि अभी हमने भी मुलेड़ी गांव में, हमारी भी 70 बीघा ज़मीन थी, तो किसी कारणवश इस साल हमने बेची, ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो गया। तो ये चीज़ सरकार की, ये चीज़ देखकर हमें संतुष्टि हुई, ये सरकार कुछ किसानों के लिए कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन अभी करना बहुत ज़्यादा है। हम फिर कहेंगे असली काम है किसानों की नस्ल बचाना, नस्ल, केवल नस्ल।
देश और प्रदेश की सरकारों से, नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से आप कितने संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं? सबसे बढ़िया मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग जो है ना आम मनुष्य, जो मजदूर किसान, हम लोग बाग मनुष्य हैं, प्याज फोड़कर रोटी खा लेंगे, चटनी पीसकर रोटी खा लेंगे, लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए। हम खेत में पानी लगाने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, तो हमें भय ना हो कि हम वापस आए ना आए, ये तो हमें संतुष्टि है। अभी हमें एक मांग है, बस एक मांग हमारी, और कुछ मांग नहीं है। हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री, बस पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो जाए, कि सरकारी स्कूल सारे बंद हों, केवल प्राइवेट स्कूल हो, अमीर के गरीब के बच्चे एक तरह के स्कूल में एक तरह की पढ़ाई करें। या ये कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल बंद नहीं कर सकते, चलो मत करो, ये नियम हो जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला ही सरकारी सुविधा उसको मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। दो बातों में से एक हो जाए, ये हम कामना करते हैं आदरणीय मोदी जी से। इस समय वे दमदार जानदार प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमें उम्मीद है एक ये कर दें, बस मजदूर किसान खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल, अगर पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो गई। चलिए, आपने जिक्र कर दिया मोलाडी में अपनी 70 बीघा जमीन का। बहुत लोग जिक्र करें कि गुरुजी की तो संपत्ति पता नहीं कहाँ कहाँ है, गुरुजी तो अरबों खरबों के मालिक है, गुरुजी को क्या टुट्टा आज की तारीख में। तो जो संपत्ति को लेके आप पे कभी कभी आक्षेप लगते हैं, आपको लेकर चर्चाएं चलती है, क्या कहना चाहेंगे? ये भी जरूरी है। कहते हैं एक तो गुरु और एक नेता, इनकी संपत्ति स्पष्ट होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति बेचकर, देहरादून की पैतृक संपत्ति बेचकर हमने फिर यहाँ जमीन ली थी, पैतृक संपत्ति। जब हम खुद इस अभियान में अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, इस अभियान में जब हमने शुक्रताल ज़मीन खरीदी थी, वो भी पिताजी से पैसे लेके शुक्रताल की, जो जहां अब हमने मुजफ्फरनगर से खिलाड़ी निकले हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनको दिए है। उसके संचालक अमित राठी हैं कि मुजफ्फरनगर से भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, खेल के लिए हमने दे दी है। वो ज़मीन हमने अपने धन से, दान से नहीं कि दान मांगा हो हमने किसी से, मैं ज़मीन ले रहा हूँ, पिताजी से पैसे लिए, वो ज़मीन ली, वहाँ प्रसार किया, पूरी तरह क्या नस्ल बचाने का प्रसार किया। देहरादून की ज़मीन बेची, फिर यहाँ ज़मीन ली। तो ये संपत्ति सारी पैतृक है, ये दान की नहीं है। तो ये जो भक्त है नहीं भी तो पता चला है गुरुजी आज अरबों के मालिक है, खरबों के मालिक, अरबों के मालिक नहीं है। अगर अरबों के मालिक होते फिर तो अरबों के मालिक नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई जाति व्यवस्था का नाश हो, 2027 का विधानसभा चुनाव अब बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, क्या राजनीतिक तौर पर भी कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश रहेगी आप लोगों की इस चुनाव में, और क्या संकेत रहेंगे किसी पार्टी की तरफ हो, चाहे बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, कि इस तरफ आप लोगों का रुझान होना चाहिए कि आप अपने अनुयायियों को उस दिशा में बढ़ाओगे? फिर हम तो अपने सहयोगियों से कहते हैं, नशे का जो विरोध करता हो, जाति का जहर ना फैलाता हो, उसके साथ खड़े हो जाओ। कोई भी है, पार्टी मत देखो, पार्टी बिल्कुल मत देखो। नशे का और जाति का जहर से जो तुम्हें अलग कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाओ। हो सकता है कोई ऐसी पार्टी का प्रत्याशी भी हो भाई जिसमें ये गुण हो, लेकिन पार्टी आपको शायद पसंद ना हो। पार्टी से मतलब नहीं, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी हो। हमने कहा हमारे सहयोगी उसके साथ दमदार होकर खड़े हो जाएं। ये तो आज बेबाक चर्चा हुई क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी से, और हर सवाल का जवाब, कुछ सवाल शायद आप उनके अनुयायी यहाँ मौजूद हैं उन्हें भी अटपटे लगे हो या चुभे हो, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारा फर्ज था, और हर सवाल का जवाब गुरुजी ने बेबाकी से दिया।